इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री के विज्ञापन मामले में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा के अधिकारियों को बुलाकर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। सरकार कंपनी से पूछेगी कि ऐसी सामग्री और विज्ञापन रोकने के लिए कंपनी क्या कार्रवाई कर रही है। पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। आप बचाएं असीम, क्या क्या हुआ आज? इंस्टाग्राम का जो मेटा का प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़े हुए सामग्री के विज्ञापन लिए जा रहे थे, वो दिखाए जा रहे थे, क्योंकि उसका जो सब प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, उसमें किसी का रोल होता नहीं है। तो जिसने भी वो विज्ञापन सबमिट किए उसको फिल्टर नहीं किया गया और वो वैसे के वैसे वो विज्ञापन दिखाए गए। उसके बारे में जांच की गई, उनसे पूछताछ की गई, तो मेटा का जवाब था कि हमारे जो विज्ञापन है ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करते हैं, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि कंपनी जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, तो सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी कर ली है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्देश दिए हैं, जब मेटा के जो अधिकारी हैं उनसे कहा कि आप बुलाइए मेटा के अधिकारियों को और उनसे इस बारे में पूछताछ कीजिए, उनसे एक्सप्लेनेशन लीजिए कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को भी नहीं रोक पा रहा, खासतौर पे कि ये पूरी तरह से इलीगल है इस तरह का मटेरियल दिखाना, उस तरह के विज्ञापन दिखाना। तो उसको देखते हुए सरकार मेटा के ऊपर कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है। उनसे जवाब मांगा जाएगा और उनसे ये भी कहा जाएगा कि आप अपने सिस्टम को आप ठीक कीजिए, ताकि आगे से ऐसे भी कोई भी गलतियां हमें दिखाई ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। पढ़ते आगे, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ये कहना है आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन का। उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट डिजिटल एड्रेस मामले की सुनवाई कर रहा है तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स को नोटिस भेजा है और उनसे पूछा है कि क्या आपके नए फीचर के जरिए स्कैम्स को बढ़ावा मिलेगा। आईटी सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि ई रिक्शा की बैटरी बंद किए जाने की खबरें चिंताजनक है। ऐसे में सरकार ने BAT, BMS और दूसरे ऐसे ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं। Facility it provides for committing more cyber crimes, which is a very serious issue. The Supreme Court, in the case relating to digital arrests, has taken up that matter, and this is another dimension of the way that cyber crimes can be committed, which is the reason why we have directed WhatsApp to explain why they have this feature, and likewise we have similarly sought explanations from others. So that is the status. Sir, right now we are seeing that e-rickshaws are being somehow being controlled. That is right. I mean, there are a couple of apps which came up to our notice yesterday, and both of them have been taken down from the app stores. सरकार AI को रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार नया कानून ला सकती है। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन के मुताबिक मौजूदा कानून डीप फेक से निपटने के लिए काफ़ी था, लेकिन अब नई चुनौतियां आ रही हैं, इसलिए AI के लिए नया कानून बनाने पर विचार हो रहा है। My minister and I, both of us have been on record earlier that we will look at AI regulation when the time is right, and it appears that the time is getting right, and we will start looking at it. The minister has already stated that we will be looking at AI regulation. We believe, and rightly so, that various aspects of existing regulation is something which we could use, and we have used it. We've used the IT rules, we've used other provisions of existing law to address various concerns that AI raises. But now probably the time has come to look at a separate legislation to see how this is. इधर बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस साल $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। उन्होंने बैठक में आए राज्यों के इंडस्ट्री मंत्री और एक्सपोर्टर्स से कहा कि 38 देशों के साथ भारत सरकार ने FTA किए हैं, उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें। संभावनाओं के बारे में राज्य सरकारों से भी चर्चा हुई और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिला, जिससे मेरा स्वयं का और इस कमरे में बैठे हुए सभी का उत्साह भी बढ़ा है। सबने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम इस वर्ष $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट 100% करेंगे
अभी तक के जून तक के आंकड़े देखें तो हम वेल ऑन ट्रैक हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने और क्या क्या बातें कही, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जो आज बोर्ड ऑफ ट्रेड की अहम बैठक हुई है उसमें सरकार का लक्ष्य यही कि किस तरह से देश के सभी राज्य और जितने भी बोर्ड ऑफ ट्रेड्स हैं वो जो एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकार ने रखा है $1 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है इस साल, उसको अचीव करने में किस तरह से राज्य और बोर्ड सहयोग कर सकते हैं और किस तरह से इसमें उनकी जो सहभागिता बढ़ाई जा सकती है। इसको लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में इस वक्त जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो करीब 15% पहले क्वार्टर का रहा है और उन्हें उम्मीद है कि इस साल जो सर्विस का ग्रोथ रहेगा वो करीब 11% रहेगा और गुड्स का ग्रोथ 16 से 17% रहेगा। लिहाजा जो ये टारगेट है वो अचीवेबल है और राज्य सरकार और राज्यों की तरफ से जितने भी इंडस्ट्री हैं वो अगर कोशिश करेंगे तो इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने जो कहा कि FTA जितने भी 38 देशों के साथ भारत ने FTA किया है उसका राज्य भरपूर फायदा उठाएं, एक्सपोर्टर्स आगे आएं और इस FTA का फायदा उठाएं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक्सपोर्टरों की सहूलियत के लिए कई सारे ऐलान किए हैं और उसमें सबसे बड़ा ऐलान यह है कि जो एक्सपोर्ट के लिए टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और तमाम जो खर्चे होते हैं उसका खर्चा भारत सरकार 90% तक उठाएगी। साथ ही साथ हर जिले में नोडल ऑफिसर तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी राज्य में किसी भी एक्सपोर्टर को कोई भी दिक्कत होती है तो उसका समाधान तत्काल किया जा सके। तो कुल मिलाकर बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सूत्री एजेंडा सभी राज्यों के सामने रखा और राज्यों ने भी इसको पूरी तरह से एक सहमति भरी है कि जो $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे और उनका पार्टिसिपेशन पूरी तरह से रहेगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई और इसमें 52,000 करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय। बताएं लक्ष्मण जी, DSC की बैठक में क्या फैसले हुए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई। उस बैठक में करीब 52,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये जो 52,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे ना, उसमें इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, उन सब के लिए इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। मिसाल के तौर पर आकाश तरंग खरीदा जाएगा, ये इंडियन आर्मी के लिए होगा। आकाश तरंग क्या होता है कि एक साथ जब आसमान से हमले होते हैं, कभी रॉकेट से, कभी मिसाइल से, कभी ड्रोन से, तो आकाश तरंग सभी हमलों की जानकारी को इकट्ठा करता है, फिर उस पर हमला करता है। तो इसे खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। इसी तरीके से अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इन सबको खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। एक खास तौर से कामिकेज ड्रोन सिस्टम होता है। जब ड्रोन आता है तो ड्रोन से टकरा करके खुद ड्रोन को नस्तानाबूद कर देता है, तो ड्रोन के लिए आत्मघाती साबित होता है। आजकल ड्रोन से हमले बहुत हो रहे होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी कारगर होगा, तो इसे भी खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। तो ये सारे उपकरण की कीमत करीब 52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और इसको बनाने वाली कंपनियां अगर अलग अलग आप देखें तो जैसे आकाश तरंग को BL बनाती है, कुछ इक्विपमेंट को BDL बनाती है, कुछ उपकरण को कुछ प्राइवेट कंपनियां ही बनाती हैं। तो एक तरीके से इन कंपनियों के लिए भी एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा सकता है और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे दावे और अफवाहें चल रही है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होंगे कि इथेनॉल वाला पेट्रोल कहीं आपकी गाड़ी के लिए ख़राब तो नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल से जुड़े ऐसे ही कुछ खास फैक्ट चेक जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बता दें कि ये फैक्ट चेक्स सरकार, ARAI, सियाम, BPCL और PIB के स्पष्टीकरणों पर आधारित है। हमारे साथ है विपिन भट्ट। बताइए विपिन जी, क्या सही और क्या गलत? E20 फ्यूल को लेकर या E20 पेट्रोल को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। तो आइए 10 फैक्ट चेक के जरिए समझते हैं कि क्या हकीकत है और क्या अफवाह है। फैक्ट चेक नंबर 1, पानी की खपत। अफवाह है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है, लेकिन सच्चाई है कि केवल 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड वाटर का इस्तेमाल इसमें होता है। फैक्ट चेक नंबर 2, E20 एक प्रयोग है। ये इन दिनों काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं। अफवाह E20 भारत के लोगों पर किया जा रहा क्या कोई एक प्रयोग है, लेकिन हकीकत यह है कि 100 साल से
या उससे भी ज्यादा वक्त से एथेनॉल वाले पेट्रोल का चलन है। अमेरिका, ब्राजील, वहां तो कई अलग अलग कंपोजिशन के E20, 30, 50 वाले पेट्रोल सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फैक्ट चेक नंबर 3, माइलेज का सवाल। अफवाह है कि E20 से माइलेज बहुत ज्यादा गिरता है। हकीकत क्या है? ARAI के ट्रायल्स में कोई बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिला है। इनफैक्ट माइलेज में गिरावट जो अगर कहीं देखी भी गई है तो बहुत मार्जिनल है, ऐसा कोई इंपैक्ट आता नहीं है। फैक्ट नंबर 4, इंजन को नुकसान। अफवाह कहती है कि E20 पेट्रोल इंजन को खराब कर देता है, जबकि सच है कि मेटल और प्लास्टिक पार्ट्स में तो कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, रबर के पार्ट्स, और वो भी किसमें? पुराने वाहनों में जरूर उन पे इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन बहुत मामूली कीमत में उनको रिप्लेस किया जा सकता है। फैक्ट चेक नंबर 5, और वो है वारंटी और इंश्योरेंस। अफवाह ये फैली सोशल मीडिया पे कई ऐसी पोस्ट कि E20 पेट्रोल से वारंटी और इंश्योरेंस अपने आप खत्म हो जाएंगे, और हकीकत है कि वारंटी और इंश्योरेंस अपने आप खत्म नहीं होते। इनफैक्ट सियाम ने वारंटी जारी रहने की बात अपनी तरफ से की है ताकि अफवाहों पर विराम लगे। फैक्ट नंबर 6, फैक्ट चेक, चींटी मधुमक्खी का दावा। बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं जहां पर फ्यूल टैंक में चींटी, मधुमक्खी, ये वो। E20 में चीनी है, इसलिए फ्यूल कैप पर चींटियां हो जाती हैं। असलियत क्या है? E20 पेट्रोल में रेसिडुअल शुगर होती ही नहीं है, और BPCL के मुताबिक दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वो तस्वीरें कैसे बनाई गई, AI या कुछ और, लेकिन ये बात गलत है। इसके अलावा फैक्ट चेक नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? अफवाह उड़ी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में E20 को एक एक्सपेरिमेंट मान लिया है, जबकि मामला कुछ और था। मामला इथेनॉल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ था, जहां सरकार कुछ कह रही थी। AG ऑफिस ने भी साफ किया है कि एक्सपेरिमेंट वाला दावा सरकार का नहीं है और गलत कॉन्टेक्स्ट में इसे देखा गया। फैक्ट चेक नंबर 8, फ्यूल टैंक में पानी। अफवाह है कि E20 के कारण फ्यूल टैंक में पानी आ जाता है। पानी हम जानते हैं किसी भी फ्यूल के लिए नुकसानदायक है, लेकिन जितने भी मॉडर्न वाहन हैं, आधुनिक वाहन हैं, उन सब में पानी रोकने का मैकेनिज्म होता है और कंप्लीट सेफगार्ड होता है, यानी ऐसा कुछ भी गाड़ियों के अंदर नहीं होता। फैक्ट चेक नंबर 9, वीडियो का सच क्या है? जो वायरल वीडियो है, पेट्रोल में सीधे गन्ने का रस मिलाया जाता है और E20 बाद में अलग हो जाता है, ऐसे वीडियो चल रहे हैं। लेकिन सच है कि फ्यूल एथेनॉल इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनता है और स्टैंडर्ड E20 पेट्रोल नॉर्मल टेम्परेचर पर अलग नहीं होता है। तो एक गाड़ी के अंदर इस तरीके से पेट्रोल और चीनी और गन्ने का रस अलग नहीं हो जाएगा, ये कोरी अफवाह है। नंबर 10, ये किसान और पर्यावरण के लिए खराब है। अफवाह है कि इथेनॉल प्लांट प्रदूषण फैलाते हैं, किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। सच क्या है? इथेनॉल प्लांट के लिए पर्यावरण की कई मंजूरियां लगती हैं, उसके बाद ही ये प्लांट लग पाते हैं, और EBP से किसानों को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान अब तक हो चुका है। उनके लिए कई जगह ये बहुत फायदे का सौदा है। अब ये सारे के सारे जो फैक्ट चेक हमने बताए, ये अलग अलग वक्त पर सरकारी कंपनियों या अलग अलग एजेंसी से, खुद सरकार की तरफ से जो अलग अलग फैक्ट चेक आते हैं, उस पर आधारित थे, जो हमने आपके लिए बनाए कि आखिर E20 फ्यूल में कितनी हकीकत है और कितनी अफवाह है। और आइए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। शुरुआती तेजी के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद हुआ है, लेकिन बढ़त के साथ बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग फ्लैट क्लोजिंग ली है। बाजार में कैसा रहा बाकी हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई मार्केट की, लेकिन सेकंड हाफ में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। अगर बात करें लेवल्स की, तो निफ्टी यहां पर ऊपरी स्तरों से गिरावट के साथ केवल 100 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन आज प्रेशर बनाया बैंकिंग ने। शुरुआत फ्लैट हुई, लेकिन वहां से गिरावट नजर आई, और अब देखें तो निफ्टी बैंक करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी आज बाजार का साथ नहीं दिया है, और क्लोजिंग लेवल्स देखें तो मिड कैप में 100 अंकों की गिरावट और स्मॉल कैप की लगभग एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है। अगर आज के
पिक्चर की बात करें, सेक्टोरियल पिक्चर की, तो यहाँ पर क्लियरली आज भी आईटी शेयरों ने बाजार का साथ दिया। आईटी इंडेक्स की बात करें तो करीब करीब 2% के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा फाइनेंशियल, रियलिटी, मेटल, ऑयल एंड गैस, कैपिटल मार्केट, ये सारे इंडेक्स थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आज साथ नहीं दिया पीएसयू बैंक ने, ऑटो काउंटर्स ने, डिफेंस काउंटर्स ने और एनर्जी काउंटर्स ने। लेकिन इंडिया विक्स यहाँ पर देखेंगे आप तो 4% की गिरावट नजर आई और इंडिया विक्स 12 के लेवल के नीचे कारोबार करता हुआ आज नजर आया। लेकिन आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें HCL टेक शामिल है, करीब करीब 6% के गेंस दिखाई दिए। सर्वम के बाद इन्होंने एक और AI डील किया है और इस बार ये डील है यूरोप की कंपनी से, बड़ा करार किया है AI बेस्ड ऑपरेटिंग मॉडल बनाने के लिए, तो वहां से गेंस दिखाई दिए। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। लेकिन निफ्टी का साथ किसने नहीं दिया, उस लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर बैंकिंग काउंटर्स में से 2 काउंटर, एक्सिस बैंक और SBI बैंक, ये दोनों काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी का साथ नहीं दिया। इसके अलावा M&M और L&T, ये दोनों ने भी आज निफ्टी का साथ नहीं दिया और टॉप लूजर में शामिल रहे। आज जो पूरा प्रेशर आया वो बैंकिंग शेयरों से आया और स्पेशली PSU बैंक, जी हाँ, सरकारी बैंकों में आज खासकर ज्यादा दबाव देखने को मिला और ये सभी काउंटर्स थे सरकारी बैंक से जिन्होंने आज बैंकिंग शेयरों पर दबाव डाला और आज मार्केट का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। तो क्या बाजार में फील गुड फैक्टर की दस्तक सुनाई दे रही है? नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों से कितनी उम्मीद है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। बाजार सेंटिमेंट में सुधार शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती से जूझ रही हैं। कहीं महंगाई की चिंता है तो कहीं जियोपॉलिटिकल तनाव और कहीं निवेश की रफ्तार धीमी पड़ रही है। लेकिन इस वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती के संकेत दे रही है। सरकार के ताज़ा आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि ग्रोथ सिर्फ बरकरार नहीं है बल्कि कई मोर्चों पर और मजबूत होती दिख रही है। आखिर कौन कौन से संकेत बता रहे हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी ट्रैक पर है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया में अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ मजबूत ही नहीं है बल्कि इसकी रफ्तार भी थमती नजर नहीं आ रही। ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही। खास बात ये रही कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में ग्रोथ और तेज होकर 7.8% तक पहुंच गई। यानी साल खत्म होते होते अर्थव्यवस्था की रफ्तार और मजबूत हुई। सिर्फ GDP ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार भी दमदार बनी हुई है। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI लगातार 37वें महीने 50 के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब साफ है, देश में उत्पादन बढ़ रहा है, नई बुकिंग आ रही है, खरीदारी हो रही है और रोजगार भी बढ़ रहा है। देश की सर्विस इकोनॉमी भी पूरी ताकत से दौड़ रही है। HSBC इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अप्रैल में 58.8 से बढ़कर मई 2026 में 59.8 हो गया है। ये नवंबर 2025 के बाद सबसे मजबूत स्तर है। नए ग्राहक, बढ़ते ऑर्डर और एक्सपोर्ट की मांग में सुधार सर्विस सेक्टर को नई ऊर्जा दे रहे हैं। उधर फैक्ट्रियों का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। मई में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP बढ़कर 5.1% हो गया। ये पिछले 5 महीने का उच्चतम स्तर है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई का रहा। मैन्युफैक्चरिंग में मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और बेसिक मेटल्स जैसे सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
वहीं कैपिटल गुड्स में करीब 13% की बढ़ोतरी ये इशारा देती है कि उद्योग जगत निवेश बढ़ा रहा है। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में भी पीछे नहीं है। मौजूदा वित्त वर्ष में पहले 2 महीनों में ही करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा चुका है। ये बताता है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर है। सरकार के कैपेक्स पुश में रेलवे का बड़ा योगदान है। रेलवे ने अप्रैल मई में 84,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। ये रेलवे के सालाना कैपेक्स लक्ष्य का करीब 30% है। रेलवे, सड़क, डिफेंस, टेलीकॉम और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेज निवेश का असर आने वाले महीनों में भी दिखाई दे सकता है। सरकार की कमाई भी बढ़ रही है, जो मजबूत आर्थिक गतिविधि का बड़ा संकेत माना जाता है। जीएसटी कलेक्शन में मजबूत ग्रोथ देखी जा रही है। जून में जीएसटी कलेक्शन करीब 14% बढ़कर 1,95,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। मौजूदा वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी करीब 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 17 जून तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.21 लाख करोड़ रहा है। इसका मतलब है व्यापार भी बढ़ रहा है, कमाई भी और टैक्स बेस भी मजबूत हो रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। ई-वे बिल में बढ़ोतरी हो रही है, बिजली की मांग तेज हुई है, बंदरगाहों पर कार्गो बढ़ा है, ऑटोमोबाइल बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है और ग्रामीण इलाकों में भी वाहनों की मांग लगातार मजबूत है। शहर हो या गांव, खपत और आर्थिक गतिविधियां दोनों रफ्तार पकड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। वैश्विक तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और दुनिया की सुस्त मांग जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे यही संकेत दे रहे हैं कि मजबूत घरेलू मांग, सरकारी इंफ्रा निवेश और निजी क्षेत्र की बढ़ती गतिविधियां भारत की ग्रोथ स्टोरी को मजबूती दे रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश अब आफत बनती नजर आ रही है। हम आपको देश भर से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मूसलाधार बारिश से पंचगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में फंसे 24 श्रद्धालुओं को 2 दिन के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। किन्नौर में चोलिंग नाले में आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। मलबे और पत्थरों की चपेट में कई गाड़ियां दब गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में भैंसाई नदी उफान पर है, जहां कई लोगों का सड़क संपर्क टूट गया। जयपुर में तो कुछ घंटों की बारिश ने एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, जहां आईसीयू और इमरजेंसी तक में पानी भर गया। इस बीच पंजाब के पठानकोट में जल भराव के बीच यात्रियों से भरी बस फंस गई। इस रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। कुल मिलाकर देश के कई राज्यों में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ लिया और उसके साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। इधर मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है और इसकी वजह से एक बार फिर शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है। कई जगह सड़कों के पानी में डूबने से लंबा जाम लग गया है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश का अलर्ट दिया है। इधर तेज बारिश ने गुजरात में भी कहर ढा रखा है। जूनागढ़ में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश से पुल के ऊपर नदी बह रही है। इसके तेज बहाव में 2 लोग एक बाइक के साथ फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि किसी को भी बहा कर ले जाए। हालांकि जैसे तैसे बाइक को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया।
वहीं दूसरी तरफ जूनागढ़ की मेथल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी इतना बढ़ गया है कि वो पुल के ऊपर से बहने लगा है। पुल पर नदी बहने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी से दूर रहने की अपील की है। फिर सोमनाथ में भी तेज बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूबी दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। किसानों की फसलें पानी में डूब चुकी हैं। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल यानी राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से मात दी। अब पुर्तगाल का मुकाबला 2010 की चैंपियन रही स्पेन के साथ 7 जुलाई को होगा। दूसरे मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। टीम ने 2010 के बाद पहली बार नॉकआउट मैच जीता है और तीसरे मैच में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को हराकर लगातार चौथी बार टॉप 16 में जगह बनाई है। फीफा वर्ल्ड कप में आज लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला काबो बर्डे से होगा और मेसी इस टूर्नामेंट में 6 गोल मार चुके हैं। वे गोल्डन बूट की रेस में दूसरे नंबर पर है। ये मैच रात 3:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और मिस्र का मुकाबला आज रात 11:30 बजे से खेला जाएगा और आखिरी मुकाबला कोलंबिया और घाना के बीच होगा, जो कल सुबह 7 बजे से खेला जाएगा। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।